अमिताभ जी पेन उठाइए, पेपर उठाइए और नोट करिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 सीटें जीतने जा रही है। आप ये ब्रेकिंग न्यूज चला दिएगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अमिताभ अग्निहोत्री जी के शो पर ये बात 4 तारीख को फराज किदवाई ने पूछा, उनको जवाब दे दे ताकि जीवन भर उनके दिमाग में छप जाए बात। उनको लंबी राजनीति करनी है। 4 तारीख को जनता बताएगी कानून व्यवस्था अच्छी है कि खराब है। मैं एनसीआर भी नहीं मानता किसी की, जनता ही एनसीआर भी है, समझ गए। लल्लू जी भरे आदमी थे, हर दूसरे दिन गिरफ्तारी दे रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। प्रियंका जी से किसी ने पूछा भी नहीं कि हे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, टीवी कैमरों के सामने राहुल जी ने आपका हाथ पकड़ के कहा था कि मैंने यूपी प्रियंका को दे दिया अपनी बहन को। ईंट से ईंट बजा देगी ये, क्या वो पे लौट के नहीं आया? क्या ऐसा हुआ था कि सीडब्ल्यूसी ने प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांगा हो? नहीं ना। लल्लू जी को आपने कहा लल्लू जी आदर्श नेता थे, आदर्श नेता है, आदर्श नेता रहेंगे। एक एक कार्यकर्ता उनका सम्मान। सांस्कृतिक बातें हैं बीच बीच में बोलते नहीं, जैसे रामायण का अखंड रामायण कराते घर में संपुट होता है ना, दीनदयाल बिरु संभारी, हर बात मन संकट भारी, है ना, तो ये संपुट है, बोलते नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं और एक बार फिर से यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि यूपी के दो लड़के एक बार फिर से साथ आ गए हैं मोदी जी को हराने के लिए। तो दोस्तों आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया है। इससे पहले जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, लड़कियों को पिंक मतलब स्कूटी देने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद चुनाव हार गई थी और लल्लू सिंह जो इनके अध्यक्ष थे उनको जो इस्तीफा देना पड़ा था। तो दोस्तों डिबेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रेम नारायण भाई, मुद्दे तो सब खत्म हो जाते हैं लास्ट पोलिंग के शाम के 5 बजे, ठीक। फिर तो धुकधुकी बचती है कि भाई परिणाम आए, और परिणाम आता है तो बड़ा निष्ठुर होता है, उसमें ना किंतु चलता है ना परंतु चलता है। वो तो सीधी ना पाई है, सीधे खड़े हो जाओ, इंची टेप लगा दिया, बोले भाई इतने हैं, इंच में इतने, फुट में इतने। क्या कोई नेता हो, उसका नाम कोई हो, किसी वंश का हो, नहीं। क्या आपको लगता है कि अब खड़गे जी के नाम का तो उत्तर प्रदेश में कोई मसला है नहीं, इसलिए मैंने राहुल जी को ही मान लिया कि भाई यही प्रतिनिधि चेहरा है। कांग्रेस की 17 सीटों पर जो भी स्थिति परिस्थिति रहेगी, हम उससे राहुल गांधी की पर्सनालिटी को नापने के लिए उस आंकड़े का उपयोग करेंगे। ठीक बात है प्रेम नारायण जी, दुरुस्त बात। अगर ये थर्मामीटर जो है जी सभी के ऊपर स्थायी रूप से चलता रहेगा तो ये बिल्कुल उचित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। जो नेता है तो नेता है। रही बात इसकी, आपने कहा कि खड़गे जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाई देखो सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेम नारायण जी एक मिनट रुको, नहीं अभी रुकिए। खड़गे जी का पूरा सम्मान, लेकिन एटा में इटावा में खड़गे जी पर तो वोट नहीं पड़ रहा। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो नहीं, तो मैंने वही कहा कि वो पैरामीटर अगर यहाँ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जनता राहुल जी की तरफ ही देखती है, जनता प्रियंका जी की तरफ देख रही है और नेताओं की तरफ, लेकिन हमारे सर्वमान्य नेता है, तो उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों, उनके विचारों, उनके कार्य के आधार पर। ठीक है प्रेम नारायण भाई, ठीक है। अब नेता सब है, सबका बहुत सम्मान, जितना आप सम्मान करते हो उससे ज्यादा मेरा सम्मान उन सबके प्रति। लेकिन प्रमोद तिवारी को तो 4 जून को नहीं ढूंढेंगे नापने के लिए, नेता वो भी बड़े हैं ना, अजय राय को ढूंढेंगे, और हम सपा के मूल्यांकन के लिए फराज किदवाई को थोड़ी खड़ा कर देंगे, हम शिवपाल यादव को भी नहीं खड़ा करेंगे। मेरा तो बिल्कुल दृष्टिकोण साफ रहता, फोकस्ड, दाएं बाएं नहीं। इसीलिए बसपा वाले से मैंने कहा आकाश आनंद मायावती जी में मर्ज है, लेकिन अभी भी चेहरा मायावती ही है। आकाश आनंद उनके सहयोगी है, हेल्पर है, ठीक है। अखिलेश जी के साथ बहुत सारी टीम है, योगी जी के साथ टीम है, लेकिन टीम की नपाई नहीं होगी, नपाई होगी नेता की। फराज भाई, मैंने शुरुआत में कहा था कि शायद आपने उसको बहुत डाइल्यूट करके हल्के से उससे आप गुजर गए कि नहीं नेताजी का आशीर्वाद है। स्वाभाविक बात है, सबका आशीर्वाद रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि मुलायम सिंह की ही निधन के बाद ये पहला इलेक्शन है जो अखिलेश यादव लड़ेंगे अकेले। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए समाजवादी पार्टी के जन्म से लेके 2022 के विधानसभा तक, सब में मुलायम सिंह ही चेहरा थे, मुलायम सिंह ही की रणनीति थी, मुलायम सिंह का ही से था। पहली बार अखिलेश जी सोलो परफॉर्मेंस देंगे, और राहुल गांधी से ज्यादा संकट या कहिए ज्यादा चुनौती अखिलेश जी के लिए इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको पता कि भाई हमको तो आखिरी चरण 1 जून को वोट करा के चला जाना है, फिर हमसे क्या लेन देना उत्तर प्रदेश में, जीतो चाहे हारो, ठीक। लेकिन अखिलेश यादव भी रिस्क तो नहीं लेते, उनको तो 27 में चुनाव लड़ना है विधानसभा का, नहीं। पार्टी तो विधानसभा के लिए है ना मुख्य तौर पर, यानी मूल कारोबार तो विधानसभा है, ये तो साइड बिजनेस है कि आ गया तो लड़ लेंगे। तो उस दृष्टि से आपको लग रहा है कि इस बार मामला थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज्यादा है, क्योंकि अभी तक वो उतने बड़े वटवृक्ष के छाया में चुनाव लड़ते थे, नेताजी की छाया में। पहली बार सोलो परफॉर्मेंस होगी। फराज भाई, अमिताभ जी थोड़ा सा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, समाजवादी पार्टी की 2009 में कितनी सीटें आई थी, मैं भूल रहा हूं, कुछ याद दिला देंगे आप? नहीं भाई, ऐसे ऑफ हैंड मुझे याद है कितनी सीटें आई थी।
9 में अच्छा, कांग्रेस के अच्छा। 20-21 आई थी, ऐसा कुछ याद है। चलिए। जब कल्याण सिंह हम- और आजम खान ने कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक हुए थे, वही बता रहे हैं ना वरना। 23-23 के आसपास सीटें आई थी। जी। अमिताभ जी पेन उठाइए, पेपर उठाइए और नोट करिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 सीटें जीतने जा रही है। आप ये ब्रेकिंग न्यूज चला दिएगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अमिताभ अग्निहोत्री जी के शो पर यह बात कही थी पहली बार। दूसरी बात यह है कि जब 2012 में सरकार बनी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान किसके हाथ में थी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लड़ाई 2012 से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, और एक परिपक्व, एक बहुत ही ज्यादा शालीन नेता के रूप में एक जननायक की उनकी छवि उत्तर प्रदेश में बनी है, और 2024 के इलेक्शन में 50 से ज्यादा हम लोग सीटें जीतने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, पर्सनालिटीज की बात ये 50 एक मिनट फराज भाई, एक मिनट, 50 आप अकेले जीतेंगे या उसमें राहुल गांधी की सीटें भी शामिल है? ये राहुल की अलग है, नहीं, वो अलग जीतेंगे, वो अलग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी नहीं, नहीं, ठीक 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 ठीक, बोलने में क्या कंजूसी, बोलो तो लंबा। हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं, बोलो क्या, अरे आप बोल नहीं, हमेशा बोलो लंबा बोलो। 4 तारीख को सुबह 10 बजे तक लंबा बोलो, 12 बजे तक देखना मैं क्या बोल रहा है। 400 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है? वो लंबा बोल रही है कि छोटा बोल रही है, ये भी जरा बताती है मुझे। 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्या जीतने जा रही है? फराज भाई, मैंने क्या कहा, सबको आजादी है 4 जून को सुबह 10-11 बजे तक हम आप बोलने की, सबको आजादी। आपकी डिबेट में मैं आऊंगा और आप मुझे बुलाइएगा जी, और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा कि अच्छा। दूसरी बात, अब आ जाते हैं पर्सनालिटीज पे। हमारी बहन ऋचा जी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की और तमाम तरह की इन्होंने बातें की। देखिए, जहां तक रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो हमारे अमिताभ जी के, हमारी बहन ऋचा जी के, प्रेम नारायण जी के कहने से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है। मात्र एक संस्था है इस देश में जो बताती है कि किसी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर। भैया आंकड़े पे बहस कर चुके हैं ना फराज की, एनसीआरबी का डाटा लेके बताना, वो दूसरे टाइप के बहस करने वाले लोग हैं, मेरा मिजाज उससे नहीं मिलता, वो दूसरे चैनल करो। हम 4 जनता बताएगी 4 तारीख को। भैया एक रुक जाओ, फराज की भाई रुक जाओ, अरे रुको भाई, ऋचा सिंह रुको, रुको, सबकी आवाज रोकिए, मेरी बहस ऐसे नहीं चलेगी। 4 तारीख को फराज की भाई ने पूछा, उनको जवाब दे दे ताकि जीवन भर उनके दिमाग में छप जाए बात, उनको लंबी राजनीति करनी है। 4 तारीख को जनता बताएगी कानून व्यवस्था अच्छी है कि खराब है। मैं एनसीआरबी नहीं मानता किसी की, जनता ही एनसीआरबी है, समझ गए? कल जनता बताएगी वोट क्या पड़ रहा है, और 4 तारीख को हम आपसे पूछेंगे। बाकी कहानी है गुरु, उसमें कहां उलझ रहे हो। खैर, समाजवादी पार्टी ने एक नया नैरेटिव दिया और जो बताने की कोशिश की फराज किदवई ने, वो ये कि 12 से ही अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में सब काम हो रहा है। हमको गलतफहमी थी कि मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि हम उस परिवार से, हम उस परिवार से बहुत नजदीकी से जुड़े हैं। जितना उनको मुलायम सिंह जी और उनको प्रवक्ताओं ने देखा जाना होगा, उससे कई गुना ज्यादा मैं उनके साथ रहा हूंगा एक पत्रकार के नाते, ठीक। इसलिए कुछ चीजें रहती हैं जानकारी में। मुझे वो प्रसंग भी पता है कि सफाई में कैसे सब 5 लोग बैठे थे और पूरी रात की चर्चा के बाद फिर अंत में इस बात पर सहमति बनी कि अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उसमें सब चाहते थे कि मुलायम सिंह ही बने, मुलायम सिंह को छोड़कर सब चाहते थे मुलायम सिंह बने। आजम खान तो ढूंढे नहीं मिल रहे थे, वो पकड़ के लाए गए, बड़ी मुश्किल में आए। मुंह में प्रसंग बताना नहीं चाहता, फराज भाई अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। उनके अपने नेता के प्रति श्रद्धा भाव है, अच्छी बात है, लेकिन तथ्य रहते हैं। और ये जो तथ्य हम बता देंगे, गूगल मिलेंगे भी नहीं, ना एनसीआरबी में मिलेंगे कि आजम खान लापता हो गए तो उनको शिवपाल कैसे ढूंढ के लाए। भैया फराज भाई नहीं मिलेगा गूगल में, चक्कर मत बनना, नहीं भटक जाओगे, है ना। तो मसला ये नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जो पॉलिटिकल एसेट ओन करते हैं वो मुलायम सिंह की लीगेसी ही है, मुलायम सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकार ही है, जो जिसको वो ओन करते हैं, जो उनका वो है और है। इसलिए इस बात को मैं मानता हूं, फराज भाई नहीं मानते। ऋचा सिंह, क्या ये लक्ष्य है कि भूतो न भविष्यति जैसा आपका कद हो जाए? हालांकि एक रिकॉर्ड ये योगी जी बना चुके, जिसने उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों से उनको आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। उस रेस में मुलायम सिंह, मायावती जैसे बड़े नाम भी थे कि कोई मुख्यमंत्री 40 साल में अपनी सरकार दोबारा चुनवा के नहीं ला पाया, कोई भी नहीं। इसलिए वो तो उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन एक टेस्ट केस अभी बाकी है। मुझे लग रहा है एक माइलस्टोन कि 73 से 1 ज्यादा भी आई तो स्थिति दूसरी होगी, और 73 से 1 कम आई या 73 भी आई तो समीक्षा दूसरी होगी। ऋचा सिंह, देखिए, हम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 80 से 80 सीटों का रिजल्ट देने जा रहे हैं और 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन फराज किदवई जी जो एक बात कह रहे थे उसका स्पष्टीकरण, भाई 80 आप जीतोगे, 50 वो जीतेंगे, और प्रेम नारायण जी कहेंगे 17 में 18 हम जीतेंगे, तो कितनी सीटें होंगी? नहीं, प्रेम नारायण जी को तो देखिए, उनसे तो देश पूछना चाहता है राहुल गांधी जी से कि आखिर राहुल परिवार की जनता पूछ आखिर उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीट में से राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है? क्या उसके अपने नेतृत्व में विश्वसनीयता खत्म हो गई है? पूरा गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़कर पलायन क्यों कर चुका है? ये उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो इस हद तक उनका मनोबल टूट चुका है कि उनको यही नहीं पता है कि उनको कहां प्रचार करना और कहां प्रचार नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव जी की बात कर ली जाए तो उनका नेतृत्व टेस्ट तो तभी हो चुका है, 2017 वो हारी, 2014 उससे पहले उनके नेतृत्व में हरी समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी, 2022 का चुनाव हारी, और इस बीच में नगर निगम और पंचायती राज के भी चुनाव, पंचायत चुनाव भी लगातार अखिलेश यादव जी ने तो हैट्रिक से हैट्रिक मारी है चुनावों को हारने की और अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करने की। ठीक है ऋचा जी, एक मिनट, मुझे एक खतरा दिख रहा है, ये मेरा हंच है,
फराज भाई और प्रेम नारायण भाई के बीच का मसला है, लेकिन भाई तो मुझे लगा कि सब मित्र बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि प्रेम नारायण भाई 4 तारीख को कहा जाए कि यूपी में हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया था, अब हार जीत जो कुछ अखिलेश जी से पूछो जाके यार, क्या ऐसा तो नहीं कि सारा इधर शिफ्ट कर दो। हालांकि वो अखिलेश जी की पार्टी, वो फराज भाई कह रहे हैं हम 50 जीतेंगे, लेकिन फिर भी उस भावना का सम्मान करते हुए भी मैं कह रहा हूं, मान लो कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो आप खड़े होंगे कि नहीं भाई हम अपने हिस्से की हार के जिम्मेदार हम, या ऐसा तो नहीं होगा कि धीरे से इधर खिसका दिया, बोले भाई फराज की भाई पूछो। अमिताभ जी, पहली बात तो आपको बता दें कि ये कल्चर 17 में 18 जीतने का बीजेपी का है, जो आपने छेड़ा। इनके यहाँ 14 में से 20 नाले बंद करवा दिए जाते, फिर भी 4 बचे रहते हैं। का मामला आगे आपने देखा होगा। ऋचा जी थोड़ा सा संयम रखिए, ऋचा जी संयम रखिए। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आप संयम रखिए। अमिताभ जी आप भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए। और दूसरी, हमारे लोग हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, रोड के रास्ते आते हैं, हम लोग किंतु परंतु पर यकीन नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का इतिहास कभी रहा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जिस तरह मुस्कान के साथ जीत का वर्णन करती है, उसी तरह अगर जी ठीक बात, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपकी बात का किसी का खंडन नहीं। मैं अपनी एडिशनल ऋचा भी मैं सप्लीमेंट्री सूचना दे देता हूं, बाकी ऐसा नहीं, नाराज मत होइए कि मैं आपकी बात खंडन कर रहा। आप कार्यकर्ता है, आपको कहना। प्रियंका जी आई 22 में, गुलाबी थीम ली उन्होंने, स्कूटी बांटेंगे, दिस करेंगे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पूरा प्रदेश बदल सकती हूं। राहुल गांधी गए कांग्रेस दफ्तर यूपी के, सारे लोग बुला लिए, और सिंधिया और प्रियंका बोले इन दोनों को मैं छोड़े जा रहा हूं, जब तक यूपी फतेह नहीं कर लेंगे लोग कहते घर से, यहां से बाहर नहीं जाएंगे क्या। और प्रियंका जी ने भी कहा जिंदाबाद, और सब प्रियंका में हो गया था। जब सीटें आई 1 या 2 और वोट रहा 2%, तो शहीद किसको कर दिया? लल्लू को। लल्लू जी भरे आदमी थे, हर दूसरे दिन गिरफ्तारी दे रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। प्रियंका जी से किसी ने पूछा भी नहीं कि हे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, टीवी कैमरों के सामने राहुल जी ने आपका हाथ पकड़ के कहा था कि मैंने यूपी प्रियंका को दे दिया अपनी बहन को, ईंट से ईंट बजा देगी ये, क्या वो पे लौट के नहीं आई? लौट के नहीं आई। उन्हें जो कुछ खेल खेला दिल्ली से खेला, बोले अब इसको बना दो अध्यक्ष, उसको हटा दो, इसको जो कुछ भी किया 3-5 वो दिल्ली से क्या बोले कि उन्होंने चलो यार अपना काम करो, हमसे क्या मतलब, अब प्रेम नारायण लड़ाई झगड़े। भाई साहब मुझे बता दीजिए, क्या ऐसा हुआ था कि सीडब्ल्यूसी ने प्रियंका गांधी से इस्तीफा मांगा हो? नहीं ना। तो अमिताभ जी, सीडब्ल्यूसी ने लल्लू जी से भी इस्तीफा नहीं मांगा था? इस्तीफा हो गया था भाई साहब, उन्होंने तुरंत परिणाम के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। लल्लू गरीब तो कहीं मंच पे भी नहीं था, जिम्मेदारी उनकी कैसे हो गई? और अगर उस तरीके से अगर आपने कह दिया, नहीं प्रदेश के मुखिया होने के नाते नहीं, जिस तरीके से आपने कह दिया, तो उसके बाद प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं रही, उसके बाद प्रियंका जी भी नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अगर इसको आप कहा तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी ले ली। तो इसमें आप किसी भी एंगल से निकालिए, लल्लू जी को आपने कहा लल्लू जी आदर्श नेता थे, आदर्श नेता है, आदर्श नेता रहेंगे, एक एक कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। अरे ठीक है महाराज, वो तो लल्लू जी जानते हैं कौन कितना सम्मान करना, छोड़ो ना। लल्लू कार्यकर्ता, अच्छी बात है, ये सब सांस्कृतिक बातें हैं, बीच बीच में बोलते नहीं। जैसे रामायण का अखंड रामायण कराते घर में तो संपुट होता है ना, दीनदयाल बिरु संभारी, हर बात मन संकट भारी, है ना, तो ये संपुट है, बोलते रहे बीच बीच में कि एक कार्यकर्ता का सम्मान है, अच्छी बात है। लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या प्रेम बाबू, लल्लू जी कैसे गए और क्या स्थिति थी उस वक्त हमको पता है। सबसे बात हुई 4 तारीख को ये स्वीकार करना होगा, जो पराजित होगा उसको स्वीकार करना होगा कि हाँ हमारा नेता पराजित हो गया। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और देखा आप लोगों ने वीडियो में आज फराज की दुबई जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो कैसे बोल रहे हैं कि 50 सीटें, मतलब 80 में 50 सीटें इस बार जो है समाजवादी पार्टी के अकेले आने जा रही हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अमिताभ बनर्जी जी उनसे मजे ले रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है 17 में 18 सीटें जीतने जा रही हैं। वहीं जो है इससे पहले प्रियंका गांधी जब आई थी उत्तर प्रदेश में, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया था, लेकिन 2 ही सीटें जीत पाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अमिताभ बनर्जी जी का विश्लेषण आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।